दारी को साइड में रखते हैं, आते हैं सीधा हमारे मेन सवाल पर। आखिर पाकिस्तानीज इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? लफ्ज इंडिया का सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? दुश्मन का। इंडिया तो एक डरपोक कौम है। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से जब कभी आगे आने लगता है कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो जो पाकिस्तान जो है वो बैकवर्ड चला जाता है। पर ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये कुछ लोग इंडिया के बारे में ऐसा सोचते हैं। वॉशिंगटन में बेस्ड प्यू रिसर्च सेंटर ने जब 2014 में पूरे 1203 पाकिस्तानियों का सर्वे किया था, तब उन्होंने देखा कि लगभग 71% लोगों की इंडिया के बारे में बहुत नेगेटिव सोच थी। लेकिन आखिर क्यों? क्या इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी न्यूज चैनल है जो लोगों को ये बताते हैं? इंडिया की तो पहले दिन से ये पॉलिसी है। नेहरू ने कहा था पाकिस्तान का खात्मा। क्या इसमें हाथ है उनके पॉलिटिशियंस का? जैसे कि पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खार का ये कमेंट, जहां वो कहती है कि इंडिया सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया का बुली है। India is now becoming the bully for the entire region. And that's quite weird to hear as an Indian, क्योंकि हमने तो हमेशा बापू के सिद्धांतों पर चल पीस की ही मांग की है। तो फिर पाकिस्तानियों की इस सोच का कारण क्या उनकी टेक्स्ट बुक्स हो सकती है जो उन्हें इंडिया के बारे में बचपन से ही सारा झूठ पढ़ाती है, जैसे कि इंडिया असल में पाकिस्तान का हिस्सा था। चलिए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब, जिसमें होने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग खुलासे इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड व्हाट पाकिस्तानीज थिंक अबाउट इंडिया। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इंडिया के बारे में पाकिस्तानी स्कूल्स की किताबों में क्या पढ़ाया जाता है। बेसिकली पाकिस्तान हर साल 6 सितंबर को नेशनल डिफेंस डे मनाता है, जहां लोग सारे युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को याद करते हैं और साथ ही याद करते हैं 1965 की जंग में इंडिया से हुई जीत का। लेकिन एक मिनट, 1965 का वॉर तो हम जीते थे ना? I mean, हम इंडियंस। दरअसल 1965 की जंग के इतिहास में पाकिस्तान ने अपनी आवाम को सिर्फ अपना ही पहलू बताया। लाइक लिटरली वहाँ के स्कूल्स के टेक्स्ट बुक में बच्चों को ये पढ़ाया जाता है कि उनके हिसाब से इस जंग के दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था और वो इंडिया को हराने ही वाले थे कि उतने में इंडिया रोते हुए यूनाइटेड नेशंस के पास गया सीज फायर अरेंज करने के लिए, यानी फायरिंग रोकने के लिए। जिसके बाद पाकिस्तान ने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया वो सारे इलाके इंडिया को लौटा दिए गए और एक तरीके से इंडिया रोते रोते अपनी मम्मी को बुला के ले गया। और ये सारी चीजें पेशावर के 5th स्टैंडर्ड की स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में, जिसे पढ़ के वो ये कहते हैं कि 1965 की जंग में इंडिया की हार और पाकिस्तान की जीत हुई थी। वहीं दूसरी ओर इंडिया के एनसर्ट यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के 12th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि इस बहुत ही भयंकर युद्ध में इंडियन आर्मी लाहौर के बहुत ही करीब पहुंच चुकी थी, पर जंग को यूएन ने बीच में आकर रोक दिया था। भले इस दौरान इंडिया ने पाकिस्तान का काफी मिलिट्री नुकसान किया, लेकिन 1965 की जंग ने इंडिया के खराब आर्थिक हालतों पर और तनाव डाल दिया था। सो इन अ वे इंडिया में यही पढ़ाया जाता है कि इस दौरान जीत इंडिया की हुई थी। पर आखिर सच क्या है और झूठ क्या? इस जंग में जीत हुई किसकी थी? इस पे हम पाकिस्तान के ही काफी बड़े न्यूज़पेपर द डॉन की माने तो उनके इस आर्टिकल के हिसाब से पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स बच्चों को काफी झूठ पढ़ाती है और 1965 की जंग की जो तस्वीरें ये किताबें रंगती है वो भी झूठी है। यहाँ तक कि उस जंग में शामिल एयर मार्शल असगर खान, जिन्हें फादर ऑफ पाकिस्तानी एयरफोर्स कहा जाता है, उन्होंने भी कहा था कि 1965 की जंग की शुरुआत इंडिया ने नहीं की थी। हिंदुस्तान की फौज ने हमला नहीं किया। लेकिन भाई लोग एक छोटा सा कैच आता है यहाँ पर। हर कोई देश अपने देश के बारे में अच्छी पिक्चर सामने दिखाता है, फिर चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान, और इसीलिए हमें एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव की जरूरत पड़ती है। जैसे कि पॉल एम मैकगार की किताब द कोल्ड वॉर इन साउथ एशिया, जिसमें 1945 से लेकर 1965 तक इंडिया और पाकिस्तान और पूरे साउथ एशिया में क्या क्या चल रहा था, क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रहे थे, वो सबको बड़े ही एक्यूरेटली एक फॉरेन पर्सपेक्टिव से बताया। या फिर शेल हॉरोविट्ज की किताब में भी साउथ एशिया में क्या क्या पॉलिटिक्स चल रहे थे, क्या कोल्ड वॉर चल रहा था, वो भी आप बड़ी एक्यूरेसी से जान सकते हो। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे इतना जानते हो, आप ये भी बात जानते हो कि मैं हमेशा बुक रीडिंग पे फोकस करता हूँ और आप लोग को भी यही रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ये लर्निंग का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है। बट मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग मॉडर्न जमाने में बिलोंग करते हो और किसी के पास टाइम नहीं होता, और इसीलिए इस दिवाली में मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। टीम गेट्स इट फ्लाई ने टीम अप किया है टीम कुकू एफएम के साथ। इस दिवाली सिर्फ आपके घर में ही नहीं बल्कि आपके दिमाग में भी ज्ञान का दिया जलाने के लिए। कुकू एफएम एक ऐसा ऐप है जिसमें अगर आप एक बिजी हो और बुक रीडिंग के लिए समय नहीं निकाल पाते हो तो कोई बात नहीं, आप मल्टीटास्किंग करते हुए यहाँ पे बुक्स को सुन सकते हो इन ऑडियो फॉर्मेट। कुकू एफएम में आपको इंडियन हिस्ट्री और इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर भी काफी सारी किताबें मिल जाएगी, जिसमें ढेर सारा वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन भरा है। और सिर्फ
इंडियन हिस्ट्री की, उसमें आपको ढेर सारे जॉनरास के बुक्स मिलते हैं, जैसे कि फाइनेंस, मोटिवेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, लीडरशिप, मनी नॉलेज, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करियर और इवन एकेडमिक्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस। और ये सब वर्निकुलर ऑडियो फॉर्मेट में, और वो भी कितने रुपए में आपको पता है? वेल, इस दिवाली एक माइंड ब्लोइंग ऑफर है, आपको 50% ऑफ मिल रहा है, मतलब सिर्फ 199 रुपीज में आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है इतने सारे ज्ञान के लिए। या फिर आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो दिवाली 50, इतना सारा वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज में। अब फ्रेंड्स, अगर आप वाकई में क्यूरियस हो और नॉलेज की रियल वैल्यू जानते हो, तो आप समझ गए हो कि ये प्रीटी मच लूट है। तो रुके क्या हो, बीइंग एन एस्टीम्ड मेंबर ऑफ गेट्स इट फ्लाई फैमिली, क्लिक ऑन द लिंक बिलो एंड गो डाउनलोड कुकू एफएम ऐप नाउ और इस दिवाली ज्ञान की दिवाली चलाना। वैसे दिवाली हम मोस्ट ऑफ द इंडियंस के लिए न्यू ईयर जैसा होता है, तो इस न्यू ईयर लेट्स प्रायोरिटाइज नॉलेज एंड लर्निंग। सो मूविंग बैक टू द टॉपिक, ये ऐसी एक जंग नहीं है जिसके डिटेल्स पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक में बदले गए। ऐसी एक जंग थी 1971 की, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, जिसके बारे में 5th स्टैंडर्ड की बुक्स में पेशावर के स्टेट बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक कहते हैं कि 1965 की जंग के बाद ईस्ट पाकिस्तान, जो कि बांग्लादेश बना, में रहे हिंदुओं की मदद से इंडिया ने वहां के लोगों को वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया और फिर दिसंबर 1971 में इंडिया ने खुद ईस्ट पाकिस्तान पर हमला बोल दिया। इसी षड्यंत्र के कारण ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। इसीलिए हम सबको मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी चाहिए और दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। वहीं इंडिया के 12th स्टैंडर्ड की पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक में लिखा गया है कि वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट करते थे, जिससे तंग आकर वहां के बंगाली पॉपुलेशन ने उनके खिलाफ वोट करके प्रोटेस्ट किया। लेकिन पाकिस्तानी रूलर्स ने उनके इस डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बजाय उनकी आर्मी ने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के लीडर शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, जिसे ऑपरेशन सर्च लाइट कहा जाता है। इसके रिस्पॉन्स में वहां के लोग बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने के लिए लड़ने लगे। 1971 के दौरान बांग्लादेश से करीबन 80 लाख रेफ्यूजीज भागकर इंडिया आए थे और उस वक्त इंडिया ने बांग्लादेश को उसकी आजादी की लड़ाई में मॉरल और मटेरियल सपोर्ट दिया। असलियत यह है कि इस वॉर की शुरुआत पाकिस्तान ने ही अपने ऑपरेशन चंगेज खान से की थी, जिसके तहत दिसंबर 3, 1971 की शाम को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 11 इंडियन एयर स्टेशंस पर हवाई हमले किए थे। जिसके बाद इंडिया, जो अब तक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर बांग्लादेश के लिए आवाज उठा रहा है, उसने हथियार उठा लिए और यहां से शुरुआत होती है 1971 के जंग की। और अगर आपको और भी डिटेल में 1965 और 1971 की जंगों के बारे में जानना है, तो ऊपर दिए हुए आई बटन में जो वीडियो है उसे क्लिक करके देख सकते हो। पर इंडिया और पाकिस्तान के इतिहास के बारे में इन किताबों में लिखी हुई झूठ की ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। ये किताबें एक और जो सबसे बड़ा झूठ है ना, वो कहती है, वो है इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान हुए दंगों के बारे में। लाहौर के 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के सिविक्स ऑफ पाकिस्तान में राइटर मजहर उल हक 1947 दंगों के बारे में लिखते हैं कि पार्टीशन के दौरान जहां मुस्लिम्स दूसरे धर्मों के लोगों को पाकिस्तान छोड़ते वक्त हर तरह से मदद कर रहे थे, वहीं इंडिया के लोगों ने मुसलमानों पर बहुत से अत्याचार किए। मुस्लिम रेफ्यूजीज जिन बसेस, ट्रक्स और ट्रेनों से आ रहे थे, उन पर अटैक किया, उन लोगों को लूटा गया और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। लेकिन वहीं इंडिया में 12th के एनसर्ट टेक्स्ट बुक्स बंटवारे को और बंटवारे में हुए दंगों को क्वेश्चन करते हुए कहते हैं, क्या ये बंटवारा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट था या एक 16 महीने लंबा चलने वाला सिविल वॉर, जिसमें दोनों भी साइड के लोगों ने सामने वाले को दुश्मन करार करके उसके पूरे पॉपुलेशन को मिटाना चाहा। अब असलियत क्या है, वो तो जग हाजिर है और ताली तो कभी एक हाथ से बचती नहीं है। 1947 के बंटवारे ने करीबन 10 लाख लोगों की जानें ली और 2 करोड़ लोगों को बेघर करके छोड़ा। इन दंगों ने ना तो मजहब देखा, ना उम्र देखी और ना मर्द औरत का भेदभाव किया। और इसीलिए ऐसे में ये कहना सही नहीं है कि दोनों में से कौन सा देश सही था या फिर किसने कितने अत्याचार किए। पर अब हम बात करेंगे सबसे मेन मुद्दे पर, जो है कश्मीर। अपने एक वीडियो के लिए एक पाकिस्तानी यूट्यूबर ने आम पाकिस्तानी लोगों से एक सवाल पूछा था कि आप इंडिया से क्या लेना चाहोगे और उन्हें क्या देना चाहोगे। तब उस दौरान इंडिया से क्या लेंगे, उस पर लोगों के कुछ ये जवाब थे। देना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनसे ले लेंगे। कश्मीर बनता है राइट, जो है ना सबसे जरूरी। एक मिनट, कश्मीर पाकिस्तान का कब था? वेल, चलिए सबसे पहले तो इन भाई साहब की गलतफहमी को क्लियर करते हैं। तो बेसिकली हम सभी को पता है कि बंटवारे के दौरान कश्मीर के राजा हरि सिंह ने यह फैसला लिया था कि कश्मीर किसी भी देश के साथ नहीं जुड़ेगा, बल्कि एक इंडिपेंडेंट देश रहेगा। लेकिन बंटवारे के दौरान
दोनों भी देशों में काफी दंगे फसाद और खून खराबे हो रहे थे और ऐसे में नेशनल ज्योग्राफिक के इस आर्टिकल के अनुसार पाकिस्तान की गवर्नमेंट कश्मीर को पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए फोर्स करने लगी। पर जब फोर्स से काम नहीं चला तो उन्होंने कश्मीर में रहने वाले प्रो पाकिस्तानी रिबेल्स को फंड किया कश्मीर में दंगे कराने के लिए। उन दंगेखोरों ने करीबन पूरे वेस्टर्न कश्मीर पर कब्जा कर लिया था और सितंबर 1947 में पाकिस्तान के पश्तून ट्राइब्समैन बॉर्डर क्रॉस करके कश्मीर आ चुके थे। तब हरि सिंह डर कर इंडिया के पास आए मदद के लिए और मिलिट्री असिस्टेंस के बदले वो इंडिया को कश्मीर का हिस्सा बनाने के लिए राजी हो गए। लेकिन पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स ये थोड़ी बता सकती है कि हमने कश्मीर में लोगों को दंगे कराने के लिए पैसे दिए थे, तो इसीलिए वो लिखते हैं कि राजा हरि सिंह ने कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत ही वायलेंट कैंपेन शुरू किया था। पर जब पाकिस्तान की सपोर्ट से कश्मीरी लोग खुद पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे, तब हरि सिंह इंडिया के पास मदद लेने पहुंचे और इंडिया ने उसकी मदद भी की। अगर कुछ लेने वाला है तो वो कश्मीर है, वो भी हमारा है। हम इंडिया से सिर्फ कश्मीर ले सकते, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, वो भी हमारी। तो भैया कब था कश्मीर पाकिस्तान का? दूसरी चीज जो काफी सारे पाकिस्तानी इस कश्मीर के बारे में सोचते हैं वो ये है, दिमाग में लफ्ज इंडिया सुन के सबसे पहले ये आता है कि वो कश्मीरियों को क्यों आजाद नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इंडिया के होम मिनिस्ट्री की माने तो आर्टिकल 370 के रद्द होने के बाद टेररिस्ट इंसिडेंट्स 2019 से लेकर अब तक 59% से कम हो चुके हैं। इन 2 सालों में सिर्फ 59 लोगों की जानें गई हैं, उसमें भी कोई सिविलियन नहीं है। और JNK के पुलिस हेड्स के अनुसार इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ के यूथ का मिलिटेंट ग्रुप्स में शामिल होना ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा कम हो चुका है। प्लस जो LOC है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल, उस इलाके में जो लोग रहते हैं उनका भी कहना है कि इतने सालों में पहली बार उन्हें बॉर्डर के पास रहकर चैन की सांसें लेने मिल रही है, क्योंकि LOC पे भी वायलेंस कम हो चुका है। For the first time they can breathe freely in these areas which are very close to line of control. पर पाकिस्तानी लोगों के आंखों की पट्टियां तो तब खुली जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने 2016 में पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक कंट्रोवर्सी को लाइमलाइट में लाया। उनके हिसाब से 1970 से पाकिस्तानी स्कूल टेक्स्ट बुक्स को बहुत ही सिस्टमैटिकली एंटी इंडिया बना रखा है। काफी सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को निकाल के और गलत इंफॉर्मेशन लिख के लोगों के दिमाग में ये चीज फैलाई जा रही है, जिससे वो लोग भी ये बिलीव करने लगे इन झूठे फैक्ट्स पर। अब ऐसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्यों कर रही है, आपको क्या लगता है? वेल, इसकी शुरुआत तो तब हुई जब 1970s में जनरल मोहम्मद जियाउल हक की पाकिस्तान पर हुकूमत थी और वो पूरे देश का इस्लामाइजेशन करना चाहते थे। इसीलिए उनके 1979 की एजुकेशन पॉलिसी ने स्कूल टेक्स्ट बुक्स की काया ही पलट दी। उन्होंने सब हटा के सिर्फ वही कंटेंट रखा जो बच्चों को इस्लामिक थॉट और इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में बताए। लेकिन उसी के साथ ये टेक्स्ट बुक्स बच्चों में इंडिया और हिंदू लोगों के बारे में इन जनरल काफी नफरत फैला रही है। और पाकिस्तान के सेनेट चेयरमैन रजा रब्बानी के हिसाब से ये सारे टेक्स्ट बुक्स बच्चों को डेमोक्रेसी से ज्यादा तानाशाही के बेनिफिट सिखाते हैं, जिसके बाद कई सारे पाकिस्तानी स्टेट बॉर्डर्स ने अपने टेक्स्ट बुक्स में रेशियल और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करने वाले सारे कंटेंट को ऑलमोस्ट हटा दिया। पर आज तक फिर भी कई सारी किताबों में इंडिया पाकिस्तान का झूठा इतिहास आपको नजर आएगा ही। लेकिन अभी एक अच्छी चीज ये हुई है कि अब दोनों देशों के लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो पा रहे हैं। दोनों देश के लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, जिस वजह से आज के यंग जनरेशन के लोगों की सोच इंडिया के प्रति थोड़ी बदल चुकी है। वहाँ के लोग पाकिस्तानियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इंडिया एक अच्छा मुल्क है, मेरे तो नजरिया अच्छा है कि अच्छा। इंडियंस हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, आर्टिस्टिक प्यार करने वाले लोग हैं। पर अब सोशल मीडिया के जमाने में भी कुछ पॉलिटिशियंस लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा सब बोल रहे हैं। मतलब आज की तारीख में जहां इंडिया की GDP पाकिस्तान से 5 गुना ज्यादा है और इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहीं इमरान खान, जिसे देश की आर्थिक स्थिति संभालने के लिए अपना घर भाड़े पर देना पड़ा था, वो कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से इकोनॉमिकली बहुत बेहतर है। कोई सेंस है इस बात की? अब इनके इस कमेंट पे आपका क्या कहना है? मुझे नीचे